नेक्स्ट टाइप जो है हमारी दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या है, मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको सब उस एग्जांपल से एनालॉजी से समझ आता जाएगा। अभी तक हम ताश के जब भी हम कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी करते थे, हम यूजुअली एक कार्ड निकालते थे, रैंडम हमने एक कार्ड निकाला। और अब हम अगर बोलें कि मैं आपसे 2 कार्ड निकालने को बोलूँ, ठीक है, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने एक कार्ड निकाला तो उसको आपने वापस रिप्लेस नहीं करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, आपने उसे रिप्लेस नहीं करना है। तो अगर आप एक के बाद एक कार्ड निकालते हैं या आप 2 कार्ड इकट्ठे निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इस टाइप से आपको मिलेगा इसमें। तो सपोज मैं आपको कह रहा हूं कि इसने बोला कि एक किंग और एक क्वीन निकालो। तो अगर आप एक किंग और एक क्वीन निकालेंगे, या मैं आपको कहता हूं 2 किंग निकालो, चलो जैसे भी निकालोगे, तो 2 किंग्स की कह रहा हूं पहले मैं आपको, 2 किंग्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यानी कि पहला पत्ता जब आप निकालेंगे, पहला कार्ड, तो पहले किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52 होगी। 52 में से मेरे पास 4 किंग्स हैं फेवरेबल। फिर दूसरा जब मैं निकालूंगा तो इनटू, क्योंकि अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, राइट। तो 51 और 3, क्योंकि एक किंग निकल चुका है तो 51 कार्ड्स रह गए मेरे पास। अब एक किंग भी निकल चुका है ऊपर से, तो 4 में से 3 किंग्स बचे हैं फेवरेबल मेरे पास। तो 2 किंग्स आने की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। अगर आप एक किंग और एक क्वीन की बात कर रहे हैं तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 है, और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 51 तो हो जाएंगे नीचे पत्ते, क्योंकि किंग बाहर आ चुका है, लेकिन क्वीन 4 ही है, क्वीन तो बाहर नहीं आई ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इसमें आप ये क्या कर रहे हैं, आप ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब होता है कि ई और एफ दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ना कि एक के बाद एक, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं हम उनकी, ठीक है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि कंडीशन क्या है जी, हमने एफ निकाल दिया, अब बताओ ई की क्या कंडीशन है। हम कह रहे हैं ई और एफ इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन से होगा सॉल्व। कैसे होगा, है वही चीज़ है। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई। तो अब देखो आप, मैं इसको बताता हूँ कि कैसे आप इसे करेंगे। सी, यहाँ ध्यान दें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लास्ट में आपने ये पढ़ी थी, सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है, फॉर्मूला ये था। अब आप ट्रांसपोज कर दो, पी एफ को इधर भेज दो, क्योंकि मुझे पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी विल बी पी एफ इंटू पी ई गिवन दैट एफ हैज हैपेंड, क्योंकि ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा। बस जी, यही है मेरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कि ई एंड एफ होने की इकट्ठे प्रोबेबिलिटी क्या है, कि पी एफ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि पहले किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि पहला किंग आ चुका है, दूसरा किंग आने की प्रोबेबिलिटी कि गिवन दैट पहला किंग आ चुका है। सिंपल इस एनालॉजी से, आप इस एनालॉजी को याद रखेंगे और इस फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, बड़े आराम से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। सी, ऐसे ही आप क्या करेंगे, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब आपने एफ पहले कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज हैपेंड, तो ये चेंज हो जाएगा, नीचे पी ई आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, इसको उधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के लिए। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है, अगर ई पहले हो रहा है तो पी ई डॉट पी एफ ई, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जनरल फॉर्मूले में सेम ही है, जस्ट उसने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या लिख रहा है वो, कि कंबाइनिंग 1 and 2 दोनों हो सकते हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे ई और एफ डिफाइंड नहीं है, ओके। तो दोनों में से हमारा जनरल ऊपर वाला फॉर्मूला हमेशा काम कर जाएगा, क्योंकि हम ई उसी हिसाब से डिफाइन कर लेंगे, ओके। इसको बोलते हैं, दिस रिजल्ट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट ये है कि एक नंबर में कहीं पहचानने में आए कि आपको कौन से बनते हैं, दोनों फॉर्मूले बनते हैं। अगर ई पहले हो रहा है तो पी एफ ई कैलकुलेट करना बाद में, अगर पी एफ पहले हो रहा है तो पी ई गिवन दैट एफ हैज हैपेंड, ये फॉर्मूले में आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले वाइज क्लैरिटी होनी चाहिए।
नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं आओ। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रही है? इट सेज एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। तो एक बोरी में आपके पास क्या है, अर्न बोरी को बोलते हैं मेरे ख्याल। तो एक अर्न में मेरे पास 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट, सी विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन का वो है। नहीं भी लिखा हो तो हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? अब दोनों जो है ब्लैक होनी चाहिए बॉल्स आपके पास। तो अब देखो एनालॉजी सिंपल, पहली ब्लैक बॉल दूसरी ब्लैक बॉल। पहली ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 10/15, ठीक है ना। टोटल ब्लैक बॉल्स 10 + 5 15 है ना। तो आउट ऑफ दैट 10 आर माई फेवरेबल ब्लैक बॉल्स। सेकेंड ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, अब 15 में से एक बॉल जा चुकी है, 14 रह जाएंगी और ऊपर कितना रह जाएगा 9, राइट। तो आ गया मेरा ये आंसर। अब इसको रिड्यूस तो हम कर ही लेंगे, क्लियर है। अब इसकी एनालॉजी को हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट विल बी दैट कि सबसे पहले क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ब्लैक इंटरसेक्शन ब्लैक, दोनों ब्लैक चाहिए मुझे। B1 B2 कर सकते हो आप, ब्लैक 1 ब्लैक 2, बट ये BB विल बी BB भी ठीक है। तो पहली क्या आएगी, पहली ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि पहली मेरी ब्लैक बॉल थी, ठीक है। अब आप इसको जनरल में भी अगर आप देखोगे तो E इंटरसेक्शन F PE multiplied by PF such that E has happened। इसमें आप कन्वर्ट कर देंगे। अब PE या PB की प्रोबेबिलिटी ये रही और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PFE या PBB की सेकंड ब्लैक बॉल की ये रही। बस अब इनको हम लिख देंगे कि इवेंट ये और प्रोबेबिलिटीज ये हैं। नाउ सी 10/15 पहली ब्लैक बॉल की, दूसरी ब्लैक बॉल की 9/14, फॉर्मूला लगाया, कर दिया मल्टीप्लाई, राइट। ओके, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। तो 2 इवेंट से ज़्यादा हैं तो भी हमें कोई फ़र्क आई डोंट थिंक पड़ेगा, बस उसको लिखना कैसे है, लेट अस जस्ट सी, सेम रहेगा सब कुछ। 3 इवेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि मतलब मुझे 3 पत्ते निकालने या 3 बॉल्स निकालने या समथिंग लाइक दैट। तो अब तीनों की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले EFG पहली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरी प्रोबेबिलिटी PF सच दैट E हैज हैपेंड मल्टीप्लाइड बाय, अब E और F दोनों हो चुके हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G तीसरे की गिवन दैट E एंड F हैज हैपेंड, राइट, गिवन दैट E इंटरसेक्शन F हैज हैपेंड। तो पहली प्रोबेबिलिटी E होने की, दूसरी प्रोबेबिलिटी F होने की गिवन दैट E हो चुका है, तीसरी प्रोबेबिलिटी G की गिवन दैट E और F दोनों हो चुके हैं, ठीक है। अब आप इसको छोटा करने के लिए इंटरसेक्शन को नॉर्मली हम छोड़ देते हैं, तो ये ऐसे लिखा जाता है PE मल्टीप्लाइड बाय PFE मल्टीप्लाइड बाय G सच दैट EF एंड हैपेंड, E इंटू F टाइप लिख देते हैं, राइट। तो ये आपका अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, शायद इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, आ गया ना 3 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एक के बाद एक। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स, पहले 2 कार्ड क्या होने चाहिए, किंग, एंड द थर्ड कार्ड इज एन एस। तो पहले 2 किंग और थर्ड कार्ड एस होना चाहिए। तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी, ये इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा है कि पहले 2 कार्ड किंग और एक एस होना चाहिए। तो पहला किंग होने की प्रोबेबिलिटी 4/52 सिंपल। अब एक किंग हो चुका है, दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी 3/51, क्योंकि एक किंग निकल चुका है, 52 में से एक कार्ड कम हो चुका है, तो नीचे 51 आएगा, और 4 एक किंग निकल गया तो 3 किंग बचे हैं, 3/51। और तीसरा क्या है, एस निकालना है। अब पत्ते 2 कम हो चुके हैं तो 50, लेकिन एस तो चारों के चारों पड़े हैं, तो एस होने की प्रोबेबिलिटी दिस, राइट। तो अब इसमें इसी को अगर हम लिखेंगे, नीचे वैसे आ जाएगा, PK की प्रोबेबिलिटी इज दिस, PK सच दैट ऑलरेडी दूसरा K आ चुका है दिस, और PK
सॉरी पी ए सच दैट दोनों के आ चुके हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी इज दिस। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई पी के ए की। अगर इंटरसेक्शन डालना चाहें यहाँ डाल सकते हैं 2 जगह और यहाँ डाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आप। सी पहले के की प्रोबेबिलिटी, दूसरे किंग की पहला किंग आया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 3/51। तीसरा दोनों किंग आने के बाद पी ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 4/50, तीनों मल्टीप्लाई, आंसर इज देयर। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, क्या बोलता है ये, देखो इसमें केस से समझना पड़ेगा आपको, केस समझना ज़रूरी है इसमें। तो केस देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि एक 52 प्लेइंग कार्ड्स के बीच में से हमने जो है कि एलिमेंट्री इवेंट्स को एज्यूम किया। ठीक है, जैसे इवेंट ई और एफ लिए, जैसे हम लेते हैं तो ई जो है वो है द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, तो स्पेड का कार्ड है। ठीक है, जिसे हम हुक्म का पत्ता बोलते हैं, स्पेड ये है। ठीक है, और एफ इवेंट जो है वो है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, इक्का जिसे बोलते हैं एस ए, वो हमारा एफ इवेंट है। तो वो कहता है कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट क्या होगी। अब स्पेड्स की आने की ई तो स्पेड्स है, ये ई है, ये एफ है एस, तो इसकी स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13 होते हैं स्पेड्स के, तो 13/52 यानी 1/4 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एस आने की प्रोबेबिलिटी, 4 एस होते हैं 52 में से, तो 1/13। ई इंटरसेक्शन एफ आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि एस ऑफ स्पेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। एस ऑफ स्पेड्स का क्या मतलब है कि ई और एफ दोनों हो रहे हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई। अब एस ऑफ स्पेड्स तो एक ही होता है, तो 1/52 राइट। अब आप देखो कि पी ई सच दैट एफ हैज हैपेंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, आपने वैल्यूज डाल दी इसमें, तो 1/4 आ गई। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना कि पी ई भी 1/4 है और पी ई सच दैट एफ हैज हैपेंड भी 1/4 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एफ के होने का। हालांकि वो ई इंटरसेक्शन एफ भी है, दोनों ओवरलैपिंग भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन एफ की प्रोबेबिलिटी होने का, एफ के होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बाई चांस हमारी दोनों प्रोबेबिलिटीज 1/4 आ रही हैं। तो ऐसे जितने भी चांसेस हैं, ऐसे जितने भी केसेस हैं जिसमें पीई और एफ के होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, पीई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और पीई की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम रहेंगी। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। राइट, तो इसमें मैं आपको नीचे और दिखाता हूं। अब देखो उसने पी एफ ई निकाला है, अब पी एफ ई 1/13 आ गया, तो पी एफ भी 1/13 था पहले ऊपर। एस ऑफ स्पेड, खाली एस निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/52 थी, वो भी कट के 1/13 आ गई। तो ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ई के होने का एफ के ऊपर। तो ऐसे जितने भी इवेंट्स हैं, दीज इवेंट्स जिसमें एक दूसरे के होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। राइट, और इसमें खास बात आपने क्या ख्याल रखनी कि हम प्रोबेबिलिटीज़ में बात कर रहे हैं, हम सैम्पल स्पेसिस के काउंट में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटीज़, ये याद रखना। अभी मैं 2 मिनट के बाद फिर आपको रिकॉल कराऊंगा ये। ओके, सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जिसमें एक दूसरे के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, अकरेंस ऑफ एक दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं डाल रही उसके प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, ये देखो, अकरेंस ऑफ इवेंट ई हैज़ नॉट अफेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ। ठीक है जी, सैम्पल स्पेसेस में भले ही सैम्पल पॉइंट्स कॉमन है ई एफ में, तभी इंटरसेक्शन आया, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो डेफिनेशन 2 में क्या बोल रहा है, 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ पी एफ सच दैट ई हैज हैपेंड इज इक्वल टू पी एफ ही होगा, ई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 भी नहीं होनी चाहिए ई प्रोबेबिलिटी। ऐसे ई एफ जो है प्रोबेबिलिटी वो ई के बराबर होगी, एफ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे फ़र्क किस चीज़ पे पड़ेगा, इस चीज़ का किसी पे तो इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इज पी ई इंटू पी एफ ई। अब पी एफ ई तो पी एफ ई हो जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सो पी ई इंटू पी एफ हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप याद रखेंगे, अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है
तो दैट मीन्स ई और एफ इंडिपेंडेंट है, और अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ये वाली चीज़ लग जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई। तो ये डेफिनेशन 3 भी इसी बेस पे दे दी उसने। लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड with the same random experiment and E and F are said to be independent if, independent कब कहेंगे, जब ये वाली प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। See the remarks. First is two events E and F are said to be dependent. अब डिपेंडेंट वर्ड यूज कर रहा है। इफ़ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, सही बात है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो डिपेंडेंट होंगे। तो उस केस में हमारी जो ये हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला था वो ट्रू नहीं होगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होगी वो नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ होगी, राइट। ओके, अब इसमें बोलते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा ना कॉमन सी प्रॉब्लम है, और वो इशू क्या है कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये है क्या। तो इंडिपेंडेंट मैंने आपको पहले कहा था, मैं 2 मिनट बाद याद दिलाऊंगा। इंडिपेंडेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है। जो भी हम इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कर रहे हैं। और जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव, सॉरी एक्सॉस्टिव नहीं, गलत वर्ड पढ़ रहा हूँ मैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव अलग होता है, एक्सक्लूसिव अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव होता है डिसजॉइंट सेट्स, एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं, समझ आ गई बात आपको। सैंपल स्पेसेस अलग अलग है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में सैंपल स्पेस अलग नहीं है, ठीक है। ई और एफ, मतलब ई और एफ जो है, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ कुछ निकल के आता है तो दैट मीन्स डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैंपल पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, उसके ऊपर, हर आउटकम के ऊपर। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज़ के टर्म्स में, पी ई पी एफ, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डिसजॉइंट सेट्स होंगे और हम सैंपल स्पेसिस की आउटकम्स पे बात कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम प्रोबेबिलिटीज़ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कॉमन आउटकम्स हो सकती हैं क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ निकल के आएगा, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई कॉमन आपकी आउटकम नहीं होगी, ओके। तो इन दोनों का थोड़ा अलग अलग मतलब है, ओके। बाकी सिंपल है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक सो। बाकी इट इज़ सिंपल। फोर्थ में आप देख सकते हैं कि 3 इवेंट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब होंगे। अब उसने चेंज कर दिया, पहले 2 इवेंट्स का था, अब चेंज कर दिया उसने, 3 इवेंट्स कब इंडिपेंडेंट हो गए। बेसिकली 3 इवेंट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट तब होंगे जैसे हर 2 इंडिपेंडेंट है, ए बी इंडिपेंडेंट है, ए सी इंडिपेंडेंट है, बी सी इंडिपेंडेंट है, तो और तीसरा भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी ये आपस में, क्योंकि यहाँ ऊपर से तीनों हो गए और यहाँ पे तीनों इकट्ठे एक दूसरे से हो गए, ठीक है। तो पी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब हम कहेंगे कि तीनों जो है इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक लास्ट वाली नहीं करेंगे हम चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10। अ डाई इज थ्रोन if E is the event, the number appearing is a multiple of 3। तो E मेरा जो इवेंट है उसमें मल्टीपल ऑफ 3 आने चाहिए, यानी 3 और 6 बन जाएगा एक डाइस में से, ये आ गया यहाँ पे। एंड F be the event, the number appearing is even। तो नंबर F जो even आ गया, 2 4 6 आ गया आपके पास। देन फाइंड वेदर E एंड F, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट। तो हमें ढूंढना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट हो हैं कि नहीं। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है आपकी, कि अगर पी इंटरसेक्शन एफ जो है वो सिंपली मेरा पी ई इंटू पी एफ आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ई और एफ तो मेरे पास आ गए, ई इंटरसेक्शन एफ इसी में से निकाल लो, क्या आता है 6 आएगा सिर्फ। अब इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लो। ई की प्रोबेबिलिटी 2/6, ठीक है जी, 1/3 बन जाएगी। एफ की प्रोबेबिलिटी 3/6, 1/2 बन जाएगी। पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो जब आप 1/3 इंटू 1/2 करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1/6 ही आएगा। तो दैट मीन्स ये बिल्कुल इक्वल है, तो दैट मीन्स दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 11।
एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, ठीक है जी, एंड बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। तो ऑड नंबर फर्स्ट थ्रो में जो है, अच्छा 2 बार आपने भेजा तो इसको आपको वो बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, वो जो अपनी बनाते हैं वही स्टाइल ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 सेकेंड थ्रो, फर्स्ट थ्रो यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें उसने बोला है कि इवेंट ए जो है वो ऑड नंबर है फर्स्ट थ्रो में, तो फर्स्ट थ्रो में अगर मैं ऑड नंबर लूँगा तो ये वाली पूरी रो आ जाएगी, ये वाली भी पूरी रो आ जाएगी, और ये भी, क्योंकि फर्स्ट थ्रो में इनमें हमेशा ऑड नंबर आएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 है ना, सारे ऑड रहेंगे। अब वो कह रहा है कि आपका बी जो इवेंट है वो है आपका ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो, तो सेकेंड थ्रो में ये वाले से आएगा, तो ये वाले सेकेंड थ्रो में आ जाएंगे, थोड़ी टेढ़ी जा रही है, ये सारे सेकेंड थ्रो में ऑड आएंगे, राइट। तो अब चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के इंडिपेंडेंस इवेंट्स का हमने बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, पहली उसमें जो फर्स्ट उसमें जो ए की ऑड आएंगे थ्रो में, तो वो आपकी देखो 6 यहाँ से आ रहे हैं, 6 यहाँ से आ रहे हैं, 6 यहाँ से आ रहे हैं, 18 आउट ऑफ 36 आ गई प्रोबेबिलिटी 1/2। बी में सेकंड में आ रहे हैं आपके ऑड थ्रो, तो ये भी वही 18/36, क्योंकि ऐसे वर्टिकल ब्लू में जो जो पड़ेंगे आपके 1 1 1 2 सॉरी 1 1 2 1 3 1 ये सारे, तो 18 आउट ऑफ 36 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब इंटरसेक्शन में कौन से पढ़ रहे हैं, ये बीच वाले सिर्फ 3 यहाँ से, ऐसे ही 3 यहाँ से और 3 नीचे से, तो 9 हो गए टोटल आपके पास इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो 9/36 आपकी पी ए इंटरसेक्शन बी हो गई, ठीक है जी, ऑड नंबर दोनों थ्रोज में आ रहे हैं, तो ये 1/4 होगी। अब आप पी ए इंटू पी बी करेंगे अगर, तो 1/4 ही आएगा, तो दैट मीन्स ये भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी आ गया। So A and B are independent events. Next is example 12. 3 coins are tossed simultaneously. तो 3 coins आपने simultaneous toss करें तो सैम्पल स्पेस हमें पता है ये S में यहाँ पे सारी आ गई। Consider the event E 3 heads और 3 tails. तो E इवेंट में या तो 3 heads आएंगे या 3 tails आएंगे, तो ये 2 बन गए इसके सैम्पल पॉइंट्स। F at least 2 heads, तो at least 2 heads में आपके कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, 2 और 3 वाले केस सारे चलेंगे, तो ये 4 केसेस यहाँ पे F वाले आ गए। एंड G एट मोस्ट 2 हेड्स, ऐसे ही G के केस आ जाएंगे, एट मोस्ट 2 हेड्स 2 या 3 वाले, ठीक है जी। यहाँ पे बस ध्यान देना कि एटलीस्ट 2 है, एट मोस्ट, अच्छा एट मोस्ट है, एट मोस्ट में क्या आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, 3 वाला सिर्फ एक केस नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, 0 वाले भी आएंगे, तो 7 केस बन रहे हैं। सिर्फ आपने ये एच छोड़ देना, बाकी 7 केस देखो एट मोस्ट 2 हेड्स में आ रहे हैं, 0 1 2 सब 0 हेड्स भी आ सकते हैं, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है। ऑफ द पेयर्स ई एफ ई जी एफ जी विच आर इंडिपेंडेंट विच आर डिपेंडेंट, बस चेक करने हमने, तो ये प्रोबेबिलिटीज तो मेरी सारी यहाँ से निकल ही जाएंगी, तो बड़े आराम से आप, ये जी आ गया उसका, 7 देखो इवेंट आ गए, 7 सैम्पल पॉइंट्स बन गए। तो ई इंटरसेक्शन एफ सैम्पल स्पेस में से निकल गया, ये ई इंटरसेक्शन जी सैम्पल स्पेस में से निकल गया, एफ इंटरसेक्शन जी सैम्पल स्पेस से निकल गया, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ नीचे 8 से होती जाएंगी, बस पी ई 2/8 आ गया, ठीक है, 1/4 बन गया, पी एफ निकल गया ऐसे ही, पी जी निकाल लिया, इंटरसेक्शन एफ की निकाली प्रोबेबिलिटी, सबके निकाल ली इनके। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करके चेक करो। सो पी ई इंटू पी एफ जब आप करेंगे तो 1/4 इंटू 1/2 1/8 आ रहा है, जो कि इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, तो दैट मीन्स ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है, ई और एफ, ठीक है। ई जी की जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लो 7/32 आ रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर ई जी की 1/8 आ रही है, तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं हुए। ऐसे ही एफ जी की आप देख रहे हैं 7/16 आ रही है, लेकिन एफ इंटरसेक्शन जी की 3/8 आ रही है, तो ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ नीचे समअप कर दिया उसने कि 2 में 1 में बराबर आ रही है और 2 में नहीं आ रही, तो दैट मीन्स सिर्फ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, बाकी ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई जी एंड एफ जी जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13. प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश.
ठीक है, अच्छी चीज़ है ये, इसको समझना थोड़ा आराम से, क्योंकि इसके रिजल्ट को हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ई और एफ डैश या एफ कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम किस चीज़ में, कि ना सिर्फ ई एफ डैश बल्कि ई डैश एफ और ई डैश एफ डैश, ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो बाकी के बचे हुए तीन भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करें कि अगर ये इंडिपेंडेंट है, पी इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी ई इंटू पी एफ के बराबर होने वाली है। ओके, ये तो मैं यूज़ करूँगा ही करूँगा। अब मुझे इन दो को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। तो अगर आप इन दो को इंडिपेंडेंट प्रूव करेंगे तो आपको पी इंटरसेक्शन एफ ये चाहिए। ठीक है, इसको आपने प्रूव किसके बराबर करना है, लास्ट लाइन के बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगी पी ई डॉट पी एफ डैश के, तो आ जाएगा। अब मैं आपको उल्टा सिखाऊंगा कि उल्टा देखो कैसे चल सकते हैं। पी एफ डैश को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पी एफ है। अब इसको ब्रैकेट को खोल दो आप, तो पी ई माइनस पी ई पी एफ डैश आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसकी जगह मैं पी ई इंटरसेक्शन एफ लगा सकता हूँ। सो पी ई माइनस पी इंटरसेक्शन एफ सी। अब इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, ई के अंदर से आपने ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दिया ना। ठीक है, सो ई के अंदर से आपने ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दिया। ठीक है, तो बस यहीं से आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, क्योंकि ये तो मेरे पास है ही है, यहाँ से तो मैं हमेशा स्टार्ट कर ही सकता हूँ कि वेन डायग्राम की मदद से कि पी ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज पी ई में से पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या है, एफ कॉम्प्लीमेंट ये सारा है एफ के अलावा। ठीक है, उसके अंदर ये भी आता है। इसकी जब आप इंटरसेक्शन ई के साथ करेंगे तो यही वाला एरिया बच जाएगा ना सिर्फ। ठीक है, तो इसको आप कहीं कर सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, ई माइनस एफ भी बोलते थे इसे, तो ई माइनस एफ किसके बराबर होता था, ई इंटरसेक्शन एफ उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता था कि नहीं होता था। अब सेम चीज़ आप ई माइनस एफ हमें नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे ई इंटरसेक्शन ई, क्योंकि सिर्फ यही पोर्शन हटाना ना मुझे, जब मैं एफ हटा रहा हूँ तो एफ में से ये ई माइनस एफ कर रहा हूँ, तो चाहे इंटरसेक्शन हटा दूँ बात तो एक ही है। तो ये भी एक ही चीज़ है, ई में से आपने इंटरसेक्शन हटा दी, चाहे ई माइनस एफ चाहे ये, बात एक ही है। तो हमने इन दो को इक्वेट कर दिया, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब ये मुझे लाइन आ गई, अब सीधी चल दी हम वापस। ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये डाल दिया, इससे ये इससे ये, तो अगर सीधा याद नहीं आता तो उल्टा याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ गए। तो सेम वे आप इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं कि ये भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर सकते हैं। रिजल्ट को याद रखिए कि अगर ई एफ इंडिपेंडेंट है तो ई एंड एफ डैश, ई डैश एफ या ई डैश एफ डैश सब इंडिपेंडेंट होंगे। और यहाँ पे वेन डायग्राम जो है, मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ, वेन डायग्राम को ज़रूर याद रखें, क्योंकि इससे क्या होगा, क्वेश्चन में आपके निकलेंगी चीज़ें। कैसे निकलेंगी, सपोज आप इसको क्या बोलेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये जो एरिया है ये है ई एंड नॉट एफ, ई एंड नॉट एफ, ई हो रहा है साथ ही साथ एफ नहीं हो रहा, तो इसका मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ, क्वेश्चंस में चेंज कर सकता हूँ इसे मैं। ई एंड एफ दोनों हो रहे हैं, ये हमें पता है, ये वाली जोन है। ई नहीं हो रहा, एफ हो रहा है, ये वाली जोन है। ठीक है, समझ आ रही बात आपको, इसको ऐसे पकड़ो। ये क्या चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, आप इसमें अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। फाइन, ये क्या है, आइदर और, आइदर ई और एफ, कॉम्प्लीमेंट लगते क्या होता है, नाइदर ई नॉर एफ, नाइदर ई नॉर एफ। ठीक है जी, तो ये दोनों इक्विवेलेंट चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, तो इनको मैं क्वेश्चन में चेंज कर सकता हूँ। राइट, तो ये ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट आप देखोगे नाइदर और नॉर का मतलब, तो इसको भी मैं फर्दर यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। देखो नाइदर और नॉर का मतलब है ये वाला एरिया जो ब्लैकिश आपको सिर्फ ये वाला दिख रहा है, बाहर वाला, क्योंकि ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
अगर मैं प्रोबेबिलिटी भी लगा रहा हूँ, या आप चलो इसमें प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी लगा के बात करते हैं, तो 1 माइनस पी ई यूनियन एफ नहीं हो जाएगा? तो अब आप ये वाला सेक्शन हटा देंगे जब यूनिवर्स में से है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यूनिवर्स इज़ 1, तो आपका ये आ गया ना बचा हुआ पोर्शन नाइदर नॉर वाला, तो ये बहुत काम आएगा आगे आपके। तो ये प्रॉपर्टी को बहुत सिंपली ऐसे मत लो, ये एक एग्जाम्पल है, इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल, और इसको समझो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 14, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए और बी, then the probability of occurrence of at least one of A and B. तो probability of occurrence of at least one of A and B is given by this, ठीक है, कि कम से कम एक होगा तो उसकी probability इससे आएगी, ठीक है। तो आप देखो at least one of A and B की क्या होती है, यूनियन ही होती है, ये हमें क्लियर है कि या तो ये और एटलीस्ट दोनों में से एक हो रहा है तो यूनियन होता है उसका। अब यूनियन को आप कैसे लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसकी जगह मैं पी ए इंटू पी बी डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से पी बी और इसमें से कॉमन लीजिए, तो पी बी कॉमन आ गया, 1 माइनस पी ए आ गया। 1 माइनस पी ए क्या होता है, पी ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से पी इसको भी पी ए को 1 माइनस पी ए डैश कर लो, अब इसमें से पी ए डैश कॉमन ले लो, तो 1 माइनस पी ए डैश 1 माइनस पी बी। अब 1 माइनस पी बी क्या होता है, पी बी डैश पी ए डैश 1, ठीक है, हो गया प्रूफ जो उसने मांगा था। सो इसके रिजल्ट को अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या बन रहा है रिजल्ट, अगर हम इसको डिकोड करें तो वो बोल रहा है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सी 1 तो हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें से क्या चीज़ माइनस कर रहे हैं हम। देखो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर ए बी मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो दैट मीन्स पी ए कॉम्प्लीमेंट और पी बी कॉम्प्लीमेंट ये क्या है, ये है कि आपकी हो ही नहीं रहे, ना तो ए हो रहा है ना तो बी हो रहा है, ठीक है ना। तो ए और बी ही नहीं हो रहे हैं तो अगर टोटल में से माइनस करूंगा तो कम से कम कुछ तो होगा। बात समझ आ गई आपको? तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे, अगर आप इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आप ऐसे डालेंगे तो ये किसकी है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको आप फिर से इक्विवेलेंट करेंगे तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन से, तो क्या आ गया, फिर आइदर और का कॉम्प्लीमेंट आ गया, नाइदर नॉर आ गया, ठीक है, ना तो ये हो रहा है ना तो ये हो रहा है, मतलब सेम टाइम पे नहीं होंगे दोनों। तो सेम टाइम पे दोनों नहीं हो रहे, समझ आते हैं हमें। तो 1 में से माइनस कर दिया तो कम से कम यूनियन वाला केस निकला है कि एटलीस्ट ए एंड बी हो रहे हैं। तो अगर आप याद रख सकते हैं कि एटलीस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल में से ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की पी ए डैश पी बी डैश, राइट। इसको हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 13.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये क्या होता है, पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। इंडिपेंडेंट की कंडीशन इज पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। सो 3/5 इंटू 1/5 दैट इज 3/25। सो दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। 2 cards आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट से कि ये मल्टीप्लिकेशन लगने के पूरे आसार हैं और 2 cards भी निकालने हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो दोनों कार्ड्स ब्लैक हैं, तो हम इसमें रिवर्स लगाएंगे। तो दोनों कार्ड्स के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, कितने कार्ड्स ब्लैक हैं, 26। तो पहले कार्ड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 26 आउट ऑफ 52 इनटू दूसरा कार्ड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास। अब एक कार्ड निकल गया तो 51 रह गया, रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। अब दूसरा कार्ड ब्लैक, एक कार्ड ब्लैक भी निकल चुका है तो 25 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो इसमें आप कुछ कटिंग वटिंग तो होगी नहीं, सॉल्व आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप कटिंग ये कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये 26/52 को 1/2 कर सकते हैं, इसने तो कटना नहीं है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25/102, राइट।
तो इसमें अब उल्टा चलेंगे। ये क्या चीज़ है? दिस इज आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। उधर नहीं चलते, इधर ही चलते हैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल सच दैट ब्लैक बॉल एक निकल चुकी है, ठीक है। और चाहिए क्या हमें? पी बी इंटरसेक्शन बी, यानी कि 2 ब्लैक बॉल्स की। तो अब आप इनको बस इसमें डाल दीजिए, आपका इंग्लिश इसके साथ में लिख दीजिए और ये काम हो गया आपका कि कौन सी क्या है प्रोबेबिलिटी और कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved. तीनों ऑरेंजेस जो हैं वो गुड होने चाहिए तो बॉक्स अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड। तो एक बॉक्स है जिसमें 15 ऑरेंजेस हैं, उसमें से 12 गुड हैं और 3 बैड वंस हैं, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अप्रूव हो जाएगा। तो अप्रूव के लिए तो तीनों मुझे गुड चाहिए। तो पहला ऑरेंज का गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/15, ठीक है जी। दूसरा ऑरेंज गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब एक तो कम हो गया, रिप्लेस नहीं करना, तो 11/14 कि 14 ऑरेंजेस बचे हैं, उसमें से 11 गुड बचे हैं। और तीसरा 13 ऑरेंजेस बचे हैं और उसमें से गुड कितने हैं? 10 है, क्योंकि मुझे अप्रूव कराना तीनों गुड ही निकलने चाहिए, बैड वंस नहीं निकलेंगे यहाँ पे से, ठीक है। तो इससे मेरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया मेरा कंसेप्ट। तो ये आप इसमें आंसर तो चलो बाद में निकाल लेंगे, वे विल। इसको समझने के लिए अब ये हमें समझ आ गया। अब क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू कि 12/15 क्या है कि पहले गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये क्या है? गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि गिवन दैट कि पहला भी गुड ऑरेंज निकला है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कि बाकी 2 भी गुड ऑरेंजेस निकले हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग गई। और निकालने क्या हमने? तीनों गुड। अब इंटरसेक्शन 3 लगा दो, 2 इंटरसेक्शन लगा दो, ठीक है, या फिर जी लिख दो। ये हमने एग्जाम्पल में देखा था हम कैसे 3 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको बस अब आप एक्सप्लेन करके लिख दो इंग्लिश में, काम आपका हो गया। और आपका ये आंसर जो आएगा वो क्या आने वाला है? कुछ कट रहा है इसमें, बहुत कुछ कट रहा है। 2726323552 और कुछ नहीं। तो 44/91 इज माय आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। A fair coin and an unbiased die are tossed. एक कॉइन आपने किया फेयर टॉस और एक अनबायस्ड डाई भी करा है। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए जो इवेंट है उसमें हेड आएगा एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो ए जो है आपका सी, अगर इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों को इकट्ठा, एंड है तो दोनों को इकट्ठा करते हैं। तो अगर आपने कॉइन उछाला और डाई फेंका, तो अगर कॉइन में हेड आया तो डाई में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, राइट। ऐसे ही अगर आपने टेल आया कॉइन में, फिर ये सब पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं दोनों को इकट्ठा टॉस करने पे, ठीक है। तो ये मेरी सैम्पल स्पेस बन गई। अब सैम्पल स्पेस ये आ गई, तो अब इसमें से ए क्या बना मेरे पास? सी, ए जो है उसमें आपके पास हेड अपीयर ऑन द कॉइन। तो ये सारे केसेस आएंगे ऊपर वाले, तो मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, ए नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई आपके पास? 6/12 यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी वही आई, देखो हेड की जो हाफ आनी थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 आना चाहिए डाइस पे, तो डाइस पे 3 इन 2 केसेस में आ रहा है, तो 2/12 यानी कि 1/6 आ गई। तो ये भी वही सेम आ गई प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद ए एंड बी की चेक करते हैं। तो ए एंड बी देखो, ए एंड बी में क्या है कि आपका कॉइन पे हेड आना चाहिए और 3 डाइस पे आना चाहिए। तो ये वाला केस है, दैट इज़ 1/12।
राइट। तो अब चेक करो, बिल्कुल बन रही है। 1/2 इंटू 1/6 1/12 के बराबर बन रही है। दैट मीन्स पी ए इंटू पी बी आपकी पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रही है। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed। ठीक है जी, 1, 2, 3 पे रेड कलर किया हुआ और 4, 5, 6 पे ग्रीन कलर किया हुआ। लेट ए पी द इवेंट द नंबर इज इवन। तो ए इवेंट में हमारा नंबर जो है वो इवन रहेगा एंड बी इवेंट में नंबर इज रेड। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। तो इसको लिख के देख लेते हैं। तो देखो अब मेरा क्या आएगा, अगर मेरा 1 आया तो वो रेड 1 काउंट होगा, है ना। 2 आया तो रेड 2 काउंट होगा, रेड 3, ग्रीन 4, ग्रीन 5, ग्रीन 6। ठीक है, ये मेरी टाइप ऑफ सैंपल स्पेस आ गई। अब ए इवेंट जो है वो कहता है नंबर इवन आएगा। तो नंबर इवन आएगा तो R2 और G4 और G6 आ गया। और बी इवेंट जो है वो कह रहा है नंबर जो है रेड आएगा। तो R1 R2, अच्छा 1 बड़ा लिखते हैं, R2 R3। ठीक है, अब बताना है कि नहीं है इंडिपेंडेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी भी यहीं पे लिख लेते हैं। तो R1 R2 देखो इसमें एक आ रहा है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ अगर हम लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 3/6 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, ये भी 3/6 यानी 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, 1/6। राइट। तो आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, पी ए और पी बी को, तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो हमें नहीं मिल रहा कुछ। ठीक है, सो 1/2 इंटू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/6। तो दैट मीन्स आपका पी ए जो है पी ए इंटू पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। So this implies A and B are not independent। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। लेट E एंड F बी द इवेंट्स। पी ई दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है, पी इंटरसेक्शन F दिया हुआ है। आर ई एफ इंडिपेंडेंट, चेक कर लो। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस क्या 1/5 के बराबर है, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/50। कैंसल आउट तो हो नहीं रहा। इज नॉट इक्वल टू 1/5। तो दैट मीन्स पी ई इंटू पी एफ इज नॉट इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। सो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। डन जी। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है एंड पी बी दिया है। फाइंड पी इफ दे आर फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेकंड इंडिपेंडेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपका तब होता है जब आपका जो डिसजॉइंट सेट्स हैं, दैट मीन्स आपका पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 होने वाला है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका 5 हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे कि पी ए यूनियन बी जो है वो पी ए प्लस पी बी रह जाएगा बस। ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, तो ये पार्ट 0 हो गया मेरा। तो पी ए यूनियन बी आपको 3/5 दिया हुआ है, पी ए 1/2 दिया हुआ है, पी बी आपको पी दिया और पी की वैल्यू निकालनी है। सो इसको माइनस कर देंगे, पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/5 माइनस 1/2। तो 6 माइनस 5 1/10। ठीक है जी, ये मेरी पी की वैल्यू आ गई। सेकंड केस में
आपको इंडिपेंडेंट इवेंट करना है। इंडिपेंडेंट इवेंट की हमें आती है, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, दिस इज हाफ एंड दिस इज पी, हाफ पी आ गई। तो अब हम अपने फिर से यूनिवर्सल फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज डाल देते हैं। कौन सा है जी, यही वाला फर्स्ट वाला जो था, इसी में लगा रहा हूँ मैं। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 3/5 है। पी ए 1/2 है। पी बी अब हाफ पी आ गया या p/2 माइनस, सॉरी पी बी जो है वो तो p ही है, ये ए इंटरसेक्शन बी ये p/2 है, राइट। तो ये जब माइनस करेंगे तो 1/10 आ जाएगा और p माइनस p/2 करेंगे तो 1/2p। तो p मेरा 1/5 आ गया आपका यहाँ से। तो सेकेंड केस के लिए p की वैल्यू इज 1/5। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पी ए की वैल्यू दी हुई है, पी बी दिया हुआ और इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी दिए हैं। फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो क्वाइट सिंपल है। यहाँ पे इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है, तो 0.3 इंटू 0.4 इट इज़ 0.12, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 8th के फर्स्ट का आंसर इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, काम हो गया। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, डन। तो ये कितना आ गया, 7 में से 70 में से 12 गए 58, तो इट इज 0.58। ओके, नेक्स्ट पी ए बी, गिवन दैट, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड, पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर से 0.12 आ गई, पी बी आपकी 0.4 आ गई, ठीक है। तो ये कितनी बन गई, 0.3। फोर्थ, ये उल्टा करेंगे हम, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये P इंटरसेक्शन A ओवर पी ए हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन A एक ही बात है, 0.12 डिवाइडेड बाय पी ए इज 0.3, आंसर इज 0.4। चारों आंसर्स आ गए मेरे। 9th क्वेश्चन, अब डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना आप, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट ए या कॉम्प्लीमेंट लगा लेना आप जैसे भी, एंड नॉट बी, बड़े ध्यान से, ठीक है। तो अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, वैसे तो मैं इनकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या लगा सकता हूँ, हमने वहाँ इंटरसेक्शन में पढ़ी थी कि अगर ए बी जो, अच्छा बट इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं लिखा है, सो इसमें नहीं लगाएंगे हम। तो इसमें हम सीधा क्या लगाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं लिखा तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगाऊंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ये डी मॉर्गन से ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर नहीं है क्या, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट और ये वो हो जाएगा, या फिर ठीक है, इसे आप आइडिया लगा सकते हो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। ये बीच का पॉइंट मैंने आपको डी मॉर्गन्स का याद दिलाने के लिए लिखा है, इससे आप बड़े आराम से, सेट्स में लगता है डी मॉर्गन्स, तो उससे मैंने प्रोबेबिलिटी में ही लगा दिया। तो बेसिकली आप इसके बाद डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब, अगर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नॉट ए नॉट बी का क्या होगा, पी यूनियन ए, इसके ऊपर नॉट लगा दो चाहे, ए यूनियन बी का नॉट, दैट मीन्स 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ओके, तो अब ये सिंपल है, अब यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो ये क्या आ गई, 1 माइनस, इसको आप चाहे रफ में अपने लिए रख लो, दिस पोर्शन शुड बी इन रफ, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, तो हमें गलती नहीं होगी हमारी। तो इसमें 1 माइनस पी ए माइनस पी बी
प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, साइंस चेंज हो जाएंगे सारे। तो 1 माइनस पी ए कितना है 1/4, पी बी कितना है 1/2 प्लस 1/8। तो अगर आप प्लस वाले करेंगे 1 + 1/8 इज 9/8, माइनस ये 4 करेंगे 3/4, 2 4 माइनस, हाँ ठीक है। सो 9 - 3 सबसे 2 से कर लेते हैं, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, नहीं ठीक है। तो 9 - 6, 9 - 6 आएगा, ये क्या आएगा, एक मिनट लेट मी चेक। सो 9 - 6 इज आपका कितना हो जाएगा 3/8। सो दिस इज माय आंसर। इसको आप देखिए एक और मेथड से कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि पी ए इंटू पी बी जब मैं करूँगा तो 1/8 आ रहा है, जो कि इंटरसेक्शन के बराबर है। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो मेथड 2 में इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि P ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये आपका इंडिपेंडेंट अगर इवेंट ए भी इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं तो ये आपका डायरेक्टली पी ए बार इंटू पी बी बार हो जाएगा। अब ये 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब ये 1/2 है, नॉट पी निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी 3/8 आ सकता है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसे दोनों आपको समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए दी हुई है, पी बी दी हुई है एंड पी नॉट ए और नॉट बी, और है अब इसमें, इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, यहीं से अगर रफ में अपना करके देखें क्या दिया हुआ हमें। सो नॉट ए, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट लगा लो जो भी आपका दिल करता है, और तो यूनियन नॉट बी। ठीक है, तो अब ये किसका हो जाता है, अगर मैं डी मॉर्गन्स रफ अपने दिमाग में कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये आपका पी ए इंटरसेक्शन बी का पूरा ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ए इंटरसेक्शन बी, अब ये बताना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ से इसे मैं 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये दी कितनी हुई है मुझे 1/4, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितनी होगी 1 - 1/4 इज 3/4। ठीक है, अब ये मेरी यहाँ पे आ गई। दूसरी तरफ मैं क्या कर सकता हूँ कि पी ए इंटू पी बी कर सकता हूँ। सो चेकिंग पी ए इंटू पी बी, तो ये आ गया 1/2 इंटू 7/12, जो कि 7/24 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 3/4, इसके बराबर नहीं है ये। सो दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट्स, आर नॉट इंडिपेंडेंट, या डिपेंडेंट लिख दो या नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सी इसको अगर आप लोग किस में समझना चाहेंगे, आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ए ये है तो ए बार सारा ये हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें अगर मैं ए बार को डिफरेंट कलर से मार्क कर दूं तो ए बार ये सारा हो जाएगा, राइट। बी है तो बी बार जो है वो सारा ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बी, ये ए बार में एरिया, कौन सा एरिया बचा है, आप ध्यान देंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया बच गया, इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, तो यूनिवर्स है ये, तो यूनिवर्स में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो आ गया ए बार यूनियन बी बार। प्रोबेबिलिटी के केस में यूनिवर्स 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस इंटरसेक्शन खत्म। तो अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए इज इक्वल टू दिस एंड पी बी इज इक्वल टू दिस। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमें दिए हुए हैं, हमें 4 पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट है पी ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा डायरेक्ट। तो दैट मीन्स इसी लाइन में कर देता हूँ, जगह बचेगी,
0.3 इंटू 0.6 इट इज 0.18। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आ गया। सेकंड में आपका क्या है, ये कलर चेंज करते हैं, ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी। सी इसके लिए अगर मैं वेन डायग्राम को थोड़ा सा उस पर फोकस करूं तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो ए आपका क्या है, ये मेरा ए है, दिस वन इज ए, तो ये पूरा ए आएगा। इसके इंटरसेक्शन मुझे किसके साथ करनी है, बी, बी है मेरा, बी कॉम्प्लीमेंट या बी बार जो आप बोलेंगे, तो ये नॉट बी के साथ, तो ये भी आएगा सी, दिस है इतना, बी के अलावा सारा है। तो कॉमन एरिया कौन सा है, तो कॉमन एरिया आप देखेंगे तो ये जो आपको ए माइनस बी वाला दिख रहा है, ये आपका कॉमन एरिया है। ठीक है, तो ये आएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए में से ए इंटरसेक्शन बी भी तो हटा सकता हूँ मैं, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा आ गया जी, पी ए के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो पी ए क्या हो गया मेरा, पी ए मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन भी हमने निकाल लिया 0.18, तो 30 में से 18 गया इज 0.12। ठीक है, ये मेरा सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड, पी ए और बी, तो दैट मीन्स पी ए यूनियन बी, तो ये क्या हो जाएगी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए इज आपका 0.3 गिवन है, पी बी इज 0.6 गिवन है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी 0.18 था, और नहीं याद आ रहा तो आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.18, तो ये आपका हो गया 0.9 माइनस 0.18, तो ये 90 में से गया 18, तो ये आपका 0.72, ये इसका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, नाइदर ए नॉर बी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाइदर और नॉर जो है, वैसे ये भी अच्छा पार्ट था सेकंड वाला भी, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो इसको मैं कैसे याद रखता हूँ कि आइदर ए और बी क्या होता है, यूनियन, उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए एक टाइप से। ठीक है, आइदर या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो ए यूनियन बी का आप इसको उल्टा कर सकते हैं इसका, सी यहाँ पे क्या होगा, ए बी, तो ए यूनियन बी तो आपका ये अंदर वाला है सारा, तो नाइदर ए नॉर बी वाला आपका सारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ए यूनियन बी का नॉट इस टाइप से मैं इसको याद रखता हूँ। तो आप इसको और कैसे याद रख सकते हैं कि आप इसका अगर डी मॉर्गन्स लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है जी, तो नाइदर ए नॉर बी का आप डायरेक्ट, मैं इसका वर्किंग हटा के अब डायरेक्ट मैं क्या निकालने लगा हूँ कि मुझे ये चाहिए, राइट, हो जाएगा। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आप इसे पी ए बार इंटू पी बी बार कर सकते हैं। अब इसमें से 1 में से माइनस कर दो इसे, तो 0.7 आ जाएगा, इंटू 1 में से इसे माइनस कर दो तो 0.4 आ जाएगा, तो ये 0.28 आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, और कौन से तरीके से कर सकता हूँ इसे मैं शायद एक और तरीके से कर सकता हूँ, और वो क्या है कि इसको मैं 1 माइनस मेथड 2 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमने थर्ड पार्ट में जो निकाली थी वो 0.723 थी, तो 1 माइनस 0.72 आप करेंगे तो वहाँ से भी 0.28 आ जाएगा। ठीक है, तो आइदर वे यू कैन डू इट।
नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, तो एक डाई को हमने 3 बार टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, तो कम से कम एक बारी जो है वो ऑड नंबर आना चाहिए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस देखिए हम नॉर्मली दूसरे तरीके से करते हैं कि जहाँ पे भी एटलीस्ट आता है, एटलीस्ट वंस का मतलब है कि आपका ऑड नंबर एक बार भी आ सकता है, आपका ऑड नंबर 2 बार भी आ सकता है, आपका ऑड नंबर 3 बार भी आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको नेगेटिव सेंस में करेंगे, हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी, अच्छा अगर आप लेट अस से कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो इवेंट जो है वो ए है, ठीक है। सो इवेंट ऑफ नॉट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, इवेंट इवन नंबर का, तो वो आपका हम क्या कहते हैं पी बी अगर मान लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी 1 माइनस पी है, ठीक है। बेसिकली ये पी ए नॉट ही हो गया ये, ठीक है जी, क्योंकि अब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी डाइस में 1 2 3 4 5 6, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1 3 6, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज 3/6 यानी कि 1/2। तो अगर मैं इसको यहाँ लगा दूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन ऑड नंबर कितनी हो गई, वो भी 1 माइनस हाफ 1/2 ही हो गई, राइट। अब तीनों जगह पे इवन नंबर चाहिए मुझे, तो यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर जो है वो कितनी हो गई, वो आपके पास हो गई 1/8, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ कितना हो गया 1/8। तो अब एटलीस्ट वंस मतलब कोई ऑड नंबर नहीं चाहिए मुझे, ये तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड नंबर है, यानी इवन नंबर ही आएगा हमेशा, ऑलवेज इवन नंबर, राइट। तो ऑलवेज इवन नंबर जब आएगा मेरा, तो अब इसमें मैं क्या बोलूँगा कि एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवन नंबर वाली 1/8, तो ये आ जाएगा आपका 7/8 एंड दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो एटलीस्ट वाला हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस नो ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नो ऑड नंबर यानी कि इवन नंबर, तो उसकी 1/8 आ गई और ये 7/8 हो गया। और प्रोबेबिलिटी हाफ इवन नंबर की कहाँ से निकाली, यहाँ से हमने 3/6 से निकाल ली कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने ये निकाल ली। तीनों पे इवन नंबर आ रहा है, ऑन ऑल थ्री पे इवन नंबर आ रहा है, वो हमने ये निकाली, ये सिंगल की है, ये ऑल 3 की आ गई। तो फिर हमने वहाँ से एटलीस्ट वंस की निकाल ली, 1 माइनस नो इवन नंबर, तो ऑड नंबर आएगा जैसे तैसे आएगा, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर भी करना चाहोगे किससे, आप कहोगे कि यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हाफ ले लेते हैं, यहाँ पे ऑड अगर एक ऑड आया बाकी 2 इवन आए तो है तो वो भी हाफ ही है बेसिकली, एक ऑड आया, फिर आप कहोगे यहाँ पे 2 ऑड ले लेते हैं, 2 पे ऑड आ गए, फिर यहाँ इवन आ गया, फिर यहाँ पे तीनों पे ऑड आ गए, अब हम इन तीनों केसेस को प्लस कर लेते हैं, तो आंसर तो ये नहीं बना, ठीक है। तो आंसर क्यों ये नहीं बना, बिकॉज 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 ये तो 3/8 बना, तो 7 केसेस तो नहीं बने ये। बट ये ऐसे नहीं होता, सी फर्स्ट केस को आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये तो सिर्फ पहली जगह पे ऑड है, इस जगह पे भी तो ऑड आ सकता है, इस जगह पे भी तो ऑड आ सकता है, तो 3 केसेस तो यही बन गए। ऐसे ही ये 2 वाले जो हैं कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ पे भी आ सकता है, 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 3 ये भी बन गए, 6 केसेस बन गए। अब सब जगह ऑड आएगा, ये तो एक ही केस रहेगा।
आगे 7 केसेस, तो आ गया 7/8 आंसर। तो सी एटलीस्ट वंस का केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, 1 माइनस नो ऑड के, नो इवन पे, ठीक है, वो ज़्यादा आसान होता है, 0 वाला केस ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट नहीं है, इट इज़ विद रिप्लेसमेंट, तो ध्यान रखेंगे हम इसको। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 black and 8 red balls, find the probability that both balls are red. So first case is both balls are red में क्या होगा कि अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 8 रेड बॉल्स हैं, टोटल मेरी 10 + 18 बॉल्स हैं, तो ये हो जाएगी आपके पास 8/18। तो इसको अगर आप यहाँ मिनिमाइज़ करना चाहें तो 2429 ये होगी। अब बोथ रेड बॉल्स आएंगी तो क्या होगा, पहली भी फर्स्ट वन रेड आ गई, वापस डाल दिया आपने, तो दूसरी फिर निकालेंगे आप, फिर से रेड, ठीक है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी आपकी 4/9 × 4/9 हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट कम सेकेंड पार्ट, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है 10/18, ठीक है, तो 5/9 आ गई है। एंड सेकंड इज रेड, तो ये भी विद रिप्लेसमेंट है, तो फिर सेकंड की रेड तो फिर 4/9 हो जाएगी। तो इसका सिंपल सेकंड की है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक है आपकी और दूसरी बॉल रेड है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी सीधी आपकी 5/9 ब्लैक वाली मल्टीप्लाइड बाय 4/9 आपकी रेड वाली, तो ये आपकी 20/81 आ जाएगी। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब वन ऑफ देम इज ब्लैक, पहली भी हो सकती है दूसरी भी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज आ गई। क्या आई कि मेरी पहली ब्लैक हो गई तो दूसरी मुझे रेड निकालनी पड़ेगी, और के लिए प्लस लगाते हैं हम, तो पहली अगर रेड आ गई तो दूसरी मुझे ब्लैक चाहिए, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ब्लैक की 5/9 है, रेड की 4/9 आ गई, प्लस ये अगर पहली वाली रेड आ गई तो ये 4/9 आ गई इंटू 5/9, तो ये आपकी कितनी होगी 20/81 प्लस 20/81 40/81, ये मेरी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई जी। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर हाफ एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। तो अकेले वो जो प्रॉब्लम है ए जो है उसकी सॉल्विंग कैपेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है और बी की प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग की 1/3 है, इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर हम इसकी सक्सेस की ले रहे हैं सॉल्विंग की, तो सॉल्विंग में ए एस डाल लेते हैं, ए की सॉल्विंग की, तो ये आपकी हाफ आ गई। और वैसे सिंगल से ही करो, डबल से मत ही करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि डबल से हम लोगों ने इंटरसेक्शन वगैरह लेते हैं। तो सॉल्विंग की ए की सीधी हाफ ही लेते हैं, और बी की इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की 1/3 है प्रोबेबिलिटी। इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि प्रॉब्लम जो है सॉल्व होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है मतलब, ठीक है। उसको ये नहीं मतलब पड़ रहा कि कौन सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, सी प्रॉब्लम जो है फर्स्ट पार्ट में अगर मैं ध्यान दूंगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, चाहे तो उसे ए कर दे
ठीक है, बी नहीं कर रहा, या फिर और प्लस ए से नहीं हो रही, बी कर दे उसे, या फिर दोनों कर दें, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप जैसे मर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, आप इसकी इंग्लिश बना के आराम से लिख सकते हैं। तो पी ए क्या है, हाफ है, पी बी बार 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे आप, तो 2/3 हो जाएगा, प्लस पी ए बार नॉट ए कहाँ से निकालेंगे आप, 1 माइनस हाफ इज हाफ अगेन, पी बी 1/3 प्लस पी ए इज़ हाफ एंड पी पी इज़ 1/3। तो नीचे कुछ मत कैंसिल आउट करना, 6 आराम से आ रहा है। सो 2 + 1 3 + 1 4, 4/6 यानी 2/3। सो 2/3 जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो मैंने आपको एक क्रक्स समझा दिया, इसको आप इंग्लिश में आराम से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ओके, अगला क्या है, नेक्स्ट इज कि एक जना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सो सेकेंड पार्ट इज एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम कर रहा है तो सिर्फ इतना सा पोर्शन रह गया, ये चीज़ रहेगी, सिर्फ एग्जैक्टली एक ही कर रहा है, देखो दोनों नहीं कर रहे। तो इसको कर दोगे तो कितना आएगा सेकेंड पार्ट के लिए, कि 2 + 1 3, 3/6 यानी कि हाफ। ठीक है, तो हाफ प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सी इसको हम देखो, अगर हम इसे वेन डायग्राम से करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड क्या है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड अगर मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बनाऊँ तो ए ने सॉल्व कर दी या बी ने सॉल्व कर दी। ठीक है, इस एरिया में आएगा, चाहे एक कर रहा है चाहे दोनों कर रहे हैं। तो ये एरिया यूनियन का होता है, मुझे चाहिए ये वाला एरिया, नॉट सॉल्व्ड ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया हमने पहले देखा था किस चीज़ का होता है, नाइदर नॉर का होता है। तो नाइदर नॉर का अगर होता है ये एरिया, तो ये एरिया आपका क्या चीज़ बनेगा, ये बनेगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है ना, पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना, ये ऊपर पूरा बार टाइप का, तो उससे ये आ जाएगा, चाहे 1 - पी ए यूनियन बी कर लो। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट सिंपल क्या हो जाएगा, पी ए बार इंटू पी बी बार, राइट। तो पी ए बार इंटू बी बार करेंगे तो हाफ इंटू यहाँ से क्या आएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो 2/6 आ गया, 2/6 हाफ इंटू 2/3, 2/6 आ गया यानी 1/3, राइट। एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये जो 1/3 है ये क्या है, ये आया है क्योंकि हमने ये निकाला है ना इधर नॉर वाला, राइट। तो इसको 1 में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, आइदर और वाला, यानी कि सॉल्व होने की। ठीक है जी, तो 1 माइनस बेसिकली हमने निकाला क्या है, 1 - पी ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसको हम टेक्निकली ऐसा बना के लिखेंगे तो हमें नंबर मैक्स मिलेंगे, समझ हमें यहाँ भी आ गया। ठीक है, और दूसरा इसको लिखने का एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो ये तो और भी, इसको अगर हम लिखने बैठेंगे तो कैसे लिखेंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्व कर रहा है ना, अगर ए ने कर दी तो बी नहीं कर रहा। ठीक है, प्लस अगर ए नहीं कर रहा तो बी कर रहा। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इनको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, सबसे नीचे बता रहा हूँ कि पी ए इंटू पी बी बार, बेसिकली यही हो गया, प्लस पी ए बार इंटू पी बी, यही आ गया जी। देखो हमने यही दो करे थे, तो ये तो सीधा सीधा सेम ही बैठ गया, बिल्कुल फाइन। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases are the events E and F independent? आपने बताना है कि E and F independent किस में है। फर्स्ट है
ई इवेंट जो है वह द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। तो स्पेड कितने होते हैं आपके पास? 13 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी? 13/52 यानी कि 1/4। द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एफ। तो एफ इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एस कितने हमारे पास? 4 होते हैं, तो 1/13। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है कि आपके पास एस स्पेड का कितना है? एस स्पेड का होना चाहिए एक ही है, तो वो एक ही रहेगा आपके पास। एस ऑफ स्पेड्स कह दो जिसे आप, एस ऑफ स्पेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी ई इंटरसेक्शन एफ की? 1/52। ठीक है, तो अब आप चेक कीजिए कि पी ई इंटू पी एफ जो है 1/4 इंटू 1/13 इज इक्वल टू 1/52 आ रही है। दैट मीन्स पी ए इंटू पी बी, एफ सॉरी ए नहीं लगाएंगे हम, ई और एफ इवेंट्स हैं, ए बी नहीं है। ई इंटू पी एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ हो रहा है। तो दिस इम्प्लाइज ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ये मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, ई क्या है आपके पास? द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो अगर ब्लैक कार्ड है तो कितने ब्लैक कार्ड होते हैं मेरे पास? 26। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26/52 यानी 1/2। द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। तो किंग जो है कितने? 4 हैं आपके पास, तो ये भी 1/13 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कम्स कि आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ रहा है? तो किंग जो होगा वो ब्लैक होगा, सो ब्लैक किंग। ब्लैक किंग आपके पास कौन से होते हैं? स्पेड का होता है और एक क्लब्स का होता है, तो 2 ब्लैक किंग होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होने वाला है? 2/52 यानी कि 1/26। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है जी, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 1/13। सो दैट मीन्स कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। सो दिस इम्प्लाइज कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। E and F are independent events. Next is third, E. The card drawn is a king or queen. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? या तो किंग होगा या क्वीन। 4 किंग है मेरे पास, 4 क्वीन है, तो 8 में से कुछ भी आ सकता है। सो 8/52। तो ये मेरे पास कितना हो गया? 4 2 are 8 और 4 13। नेक्स्ट, कार्ड इज अ क्वीन और जैक। तो 4 क्वीन 4 जैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया? ये भी 8/52 यानी कि 2/13 हो गया। नेक्स्ट इसमें ई इंटरसेक्शन एफ क्या होने वाला है? इज इक्वल टू, ये सेट किसका बनेगा देखो आप, क्वीन दोनों में कॉमन है, तो क्वीन का सेट बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4 क्वीन है मेरे पास, तो 1/13 हो जाएगी। क्या ये 2/13 इंटू 2/13 के बराबर है? नहीं है। तो इससे क्या निकल के आया? E and F are not independent. Events.
Next is 16th question. In a hostel, 60% of the students read Hindi newspaper. Okay, 60% हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% read English newspaper and 20% read both Hindi and English newspapers. Okay, a student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspapers. तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट वापस से अपनी वेन डायग्राम्स वाले मोड में चलते हैं. प्रोबेबिलिटी में उसे हम एक्सियोमेटिक अप्रोच बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, ये आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर और बीच में बोथ हैं. तो 60 आपके जो है हिंदी पढ़ते हैं परसेंट, 40% इंग्लिश पढ़ते हैं और 20% यहाँ बीच में जो है वो दोनों पढ़ते हैं. ठीक है, अब पहला क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश. तो ए पार्ट के लिए नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश मतलब ये वाली जोन, अभी हमें क्लियर है ये वाली चीज़. तो ये कितना होता है, P नाइदर हिंदी इंटरसेक्शन नॉर, वो बी लगा दिया मैंने, ए बी वाला, इंग्लिश. ठीक है, ये ढूंढना है हमने. ओके, तो ये अब आप कैसे कर सकते हैं, ये आपका, या उसमें भी जो दूसरा तरीका था वो क्या था, और नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, और में आप ये कर देते हैं. ठीक है जी, और क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी एच यूनियन ई. ठीक है, तो ये हमको बेसिकली ये सूट कर रहा है यहाँ पे, तो हमें जो सूट करेगा हम बोलेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पी एच यू ई किससे निकाल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी के साथ. तो यहाँ पे आपका एच कितना है, 60. अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी को कैन आई टेक 60, नो. 60 टोटल कितना होगा, 100%, तो 100 ओवर 100 हो जाएगा ये, प्लस 20 ओवर 100 प्रोबेबिलिटी माइनस सॉरी यहाँ 40 था, 20 था कॉमन. ठीक है जी, तो 60 प्लस 40 इज 100, 100 माइनस 20 इट इज सीधा 80/100. तो ये आपका हो गया. अब मुझे क्या निकालना है इसमें, मुझे निकालना है इसमें ये वाली चीज़. तो पी एच इज इक्वल टू 1 माइनस पी एच यूनियन ई, यानी कि 1 माइनस 0.8, आंसर इज 0.2. सो प्रोबेबिलिटी मेरी कि ना वो हिंदी ना इंग्लिश पढ़े इज 0.2. नेक्स्ट इज बी पार्ट, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर. ठीक है जी, हिंदी न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ती है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर. तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि इंग्लिश पढ़ रही है गिवन दैट वो हिंदी पढ़ती है. तो ये क्या आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एच ओवर पी एच, जो गिवन है वो नीचे आएगा. तो इंटरसेक्शन एच 20 है, 20% उसकी प्रोबेबिलिटी, और एच की प्रोबेबिलिटी क्या है हिंदी की, 60%, 60/100 कितनी आ गई, 1/3, सीधा आंसर. अगला जो है सी पार्ट, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर. इस बार चेंज है, अब एच ई निकालना है. तो यह अभी पी एच इंटरसेक्शन ई रहेगा डिवाइडेड बाय पी ई. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन तो सेम ही रहेगी, 20 ओवर 100 ओवर पी ई. पी इंग्लिश की है 40 ओवर 100, 1/2
सीधा सीधा आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसे इम्पॉर्टेंट मार्क करें। गुड वन। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled। तो आपके दोनों बार जब आपने डाई फेंकना है तो आपको इवन प्राइम नंबर चाहिए। अब इवन प्राइम नंबर तो 2 होता है, यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो ये तो स्पेसिफिक ही है, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता है 2 के अलावा। तो अगर 2 के अलावा नहीं आ सकता तो एक ही आउटकम हुई आपके फेवर में, और टोटल आउटकम्स 2 डाइस की कितनी होती हैं 36। सो आंसर क्या आएगा आपका डी, दैट इज 1/36। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन। 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमें पता है, यहाँ नीचे इसने खूब सारी दे दिया। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली हो सकती है, ये वाली नहीं, इसके भी कोई नहीं है। ओके, लेट मी चेक। मुझे बी जो ऑप्शन है वो सबसे अच्छी लग रही है, लेकिन हम कंफर्म करेंगे कि 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं। ठीक है, देखो बी वाली को सीधा स्ट्रेट अवे चेक कर रहा हूँ। ये इंटरसेक्शन है, तो ये कितना होगा, पी ए इंटू पी बी होगा। दैट मीन्स पी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे नॉट आएगा। सो पी, अच्छा पी नहीं करेंगे इसको, क्या मैं स्ट्रेट अवे 1 माइनस पी ए नहीं लिख सकता क्या? ऐसे हमने एग्जाम्पल में लास्ट पार्ट भी करा था ऐसा। तो 1 माइनस पी बी लिख सकता हूँ इसको मैं, बन गई ये वाली चीज़। तो ये बिल्कुल ठीक जा रही है। पी ए इज इक्वल टू पी बी कोई गारंटी नहीं है, पी ए प्लस पी बी 1 कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, कुछ नहीं लेना देना इसका, कोई म्यूचुअली एग्जॉस्टिव थोड़ी है, एक्सक्लूसिव थोड़ी है, और एग्जॉस्टिव भी नहीं है जो सारी ऐड करके 1 आ जाएंगी प्रोबेबिलिटीज़। ओके, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोई इसकी गारंटी नहीं है, तो होता ही नहीं है वैसे भी। सो बी इज़ माई वेरी मच करेक्ट आंसर।